नमस्ते एंड वेलकम टू बोधिसार नॉलेज इन अ नटशेल। ज्ञान के सारांश बोधिसार के अगले सार गर्भित सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रॉट यू बाय बोधि बूस्टर, नॉलेज पोर्टल फॉर लर्नर्स एंड अचीवर्स। लेट्स स्टार्ट विथ सम वर्ड्स ऑफ विजडम। The uncreative mind can spot wrong answers, but it takes a creative mind to spot wrong questions. अरचनात्मक मस्तिष्क गलत उत्तरों को तो पकड़ सकता है, लेकिन गलत प्रश्नों को पकड़ने के लिए रचनात्मक मस्तिष्क चाहिए। बोधि बूस्टर और बोधिसार का प्रयास है कि किसी भी तरह रचनात्मकता को बढ़ाया जाए और आपकी मदद की जाए चीजों को 360 डिग्री पर्सपेक्टिव में समझने हेतु। उम्मीद करते हैं इस मिशन में हम कामयाब हो रहे हैं। रिमेंबर, द फुल सेशंस ऑफ बोधिसार आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन आवर पेरेंट वेबसाइट्स, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑन यूट्यूब वी ऑलवेज गिव फ्री एक्सर्प्ट्स फ्रॉम आवर बोधिसार। इन साइटों पर भी ये सारे सेशंस फ्री ही होंगे, ध्यान रखिएगा। तो कृपया हमारी साइट्स पर आइए और वहां पर लाइक बटन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, कमेंट्स लिखिए एंड मेक इट अ वाइब्रेंट लर्निंग कम्युनिटी। थैंक यू वेरी मच। बोधिसार ऑफर्स यू हॉट टॉपिक्स, जीके एंड करंट अफेयर्स, एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग बाइलिंगुअली, ताकि सरलता से देश की बड़ी आबादी को ये सब कठिन विषय समझ में आ सकें। हम साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्विज भी करा रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सपोर्टिंग पीडीएफ दे रहे हैं एंड सॉलिड सपोर्ट थ्रू आवर नॉलेज पोर्टल बोधि बूस्टर। याद रखें, ये सब कुछ फ्री फॉर एवर फॉर एवरीवन है। These specific topics and contents are very useful for government exams, UPSC, RBI, बैंक PO, CGL, SSC, रेलवेज, किसी भी सरकारी परीक्षा में जो कुछ हम यहाँ पढ़ा रहे हैं सीधा सीधा उपयोगी होगा। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत आपको अभी दे देते हैं। ये रहा इसका शाइनिंग सबूत ऑफ बोधि स्टार्स, बोधि सितारे। पढ़ें क्या कहते हैं विनय पांडे, ऑल इंडिया रैंक 7 फ्रॉम नागपुर। विनय पांडे कहते हैं, आई मस्ट एक्सप्रेस द वैल्यू दिस अमेजिंग पोर्टल ब्रॉट टू माई लाइफ। आई हैव टॉप AFCAT and UPSC CDS exam with flying colors. It would not be possible without proper guidance, blessings of my parents and support of फ्रेंड्स इन एवरी सिचुएशन। थैंक यू सो मच। और याद रखिएगा, उन्होंने बहुत अच्छे मैसेजेस भी दिए हैं। इस प्रकार से ध्यान रखें, बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल आपको बड़ी बड़ी परीक्षाओं में अच्छे रैंक लाने में मदद कर सकता है। तो देरी किस बात की है? अपनी खूबसूरत तस्वीर इस पृष्ठ पर तुरंत लगवाएं। फिलअप अ बोधि टेस्टिमोनियल फॉर्म, जिसके लिए आपको यहां जाना है। और यदि बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल ने विनय के ही तरह आपको किसी परीक्षा को क्रैक करने में मदद की है, अवश्य लिखें। ये सब कुछ फ्री है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, यही हमारा मकसद है। ब्रॉट टू यू बाय PT एजुकेशन एंड PT's IAS Academy। द टॉपिक्स फॉर टुडे, आज के हमारे बोधिसार विषय, 3 बेहद शानदार विषय। जर्मनीज राइज टू अ ग्रेट इकोनॉमिक स्टैचर, एक महान आर्थिक समृद्धि वाले स्तर तक जर्मनी का उदय, हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री के डोमेन से। चाइनाज न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर पुशिंग द लिमिट्स, चीन का नया विमान वाहक पोत सीमाओं को आगे धकेलते हुए। डिफेंस एंड मिलिट्री, डिफेंस फोर्सेस के डोमेन से। द ग्वादर एंड सिपेक स्टोरी, चाइनाज डीप इनरोड्स इनटू पाकिस्तान, ग्वादर बंदरगाह और सिपेक की कहानी, चीन द्वारा पाकिस्तान में भीतर तक पैठ बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड फाइनेंसिंग के डोमेन से, ऑल्दो ये डिफेंस मिलिट्री से भी है। ये तीनों विषयों का भारत के लिए बहुत अधिक संदर्भ है। ध्यान रखिएगा, कई बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं कि क्या इन विषयों को हम हमारी अलग अलग परीक्षाओं में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, कोई भी परीक्षा हो, बैंक PO हो, CGL हो, UPSC हो, ज्ञान तो ज्ञान रहता है। खुद को बांधिए मत सीमाओं में, नहीं तो सारी जिंदगी सोचती रह जाएंगे क्या हो रहा है, मैं रेस में पिछड़ रहा हूं, दूसरे आगे निकल रहे हैं। लेट्स बिगिन आवर वर्क फॉर टुडे। जर्मनीज राइज टू अ ग्रेट इकोनॉमिक स्टैचर, जर्मनी जो द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरह से तबाह हुआ था, विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था कैसे बनी और यूरोप की नंबर 1 अर्थव्यवस्था कैसे बनी, इसे हम गहराई से समझेंगे। भारत के लिए इसमें बहुत सारे निहितार्थ छुपे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर इंडिया एंड इंडियंस इन दिस अमेजिंग एनालिसिस। लेट्स बिगिन। फ्रॉम लेगार्ड टू डोमिनेंट, एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था से एक
अग्रिम पंक्ति में खड़ी हुई अर्थव्यवस्था। टुडे जर्मनी लुक्स लाइक द मोस्ट सक्सेसफुल इकोनॉमी इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, व्हिच कैन बी अ सरप्राइज फॉर दोज हु नो द अर्ली डेज। द कंट्री वाज प्लेग्ड विद स्लो ग्रोथ फ्रॉम द 1980s through 1990s, for which German economists coined a very special term, Eurosclerosis. Even in the late 2000s, when the American economy boomed, Germany's unemployment rate was above 10%. And of course, the Second World War anyway was a disaster for the German nation. तो पिछले कुछ दशकों में यूरोस्क्लेरोसिस की नाम की एक बीमारी, एक आर्थिक शब्द है ये, अर्थात बेहद धीमी गति से वृद्धि होना के बावजूद आज, अभी थोड़ी देर में हम नंबर्स भी देखेंगे, जर्मनी हैज बीन एबल टू पुल इटसेल्फ आउट ऑफ दैट यूरोस्क्लेरोसिस। हिंदुस्तान में और भारत के लिए कौन सा शब्द इससे मिलता जुलता यूज हुआ? अर्थशास्त्रियों ने कौन सा नाम भारत के ग्रोथ रेट को दिया कंपेयर टू द आसियान नेशन एंड एशियन टाइगर्स? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। दिस इज द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स। एज यू कैन सी, कलर कोडिंग, रेड इज नॉर्थ अमेरिका, लाल है उत्तरी अमेरिका, ऑरेंज इज एशिया, ब्लू इज ऑस्ट्रेलिया, ग्रीन इज यूरोप। तो यूरोप में आप देखेंगे जर्मनी शीर्ष पे खड़ा है और दुनिया भर में यूएस, चाइना, जापान के बाद जर्मनी का नंबर आ रहा है। सो दिस टेल्स अस that Germany has been able to really pull itself out, or rather forward, with a lot of national determination and effort. So big round of applause for the Germans. जर्मनों के लिए तालियां भाई, तालियां तालियां तालियां। A strong show. Almost a decade after the global financial crisis of 2007, देखते ही देखते 10 साल बीत गए महान आर्थिक मंदी की 2007 की। Germany has found its legs. Unemployment rate is down. फाउंड इट्स लेग, इस इडियम का क्या अर्थ होता है हमें कमेंट्स में बताइएगा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हैज रिजन, वेजेस आर अप एंड द इकोनॉमी लुक्स हेल्दी। ऑल्दो जर्मनी फेसेस द सेम चैलेंज एज अदर डेवलप्ड कंट्रीज, सबसे बड़ा चैलेंज जर्मनी के लिए एडवर्स डेमोग्राफी है। हर विकसित देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी जनसांख्यिकी पूरी तरह से विपरीत दिशा में चल रही, क्योंकि बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, रिप्लेसमेंट रेट से नीचे चली गई है फर्टिलिटी। RFR is far greater than the TFR of those nations. प्लीज डू टेल अस व्हाट इज RFR, व्हाट इज TFR, ये सब परीक्षाओं में आएंगे। डेमोग्राफिक एडवर्सिटी जो हमने अभी बात की थी, जनसांख्यिकीय समस्या। A serious challenge remains for Germany, like for all developed nations. Its fertility rate is low, just 1.38 children per woman, even less than Japan's. तो ऐसे समाजों के साथ क्या होता है, ये सिकुड़ जाते हैं। The size of these societies goes on reducing, and with every passing year it becomes impossible to ensure that the society will actually exist after a few decades. Replacement fertility rate is 2.1 for a society. इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, बहुत सरल सी बात है। बच्चे केवल महिलाओं को पैदा हो सकते हैं। अभी तक विज्ञान ने पुरुषों को बच्चे पैदा करने से ये एक पुरस्कार अभी तक दिया नहीं है। वैसे बड़ा कठिन पुरस्कार है, क्योंकि जो पीड़ा होती है चाइल्ड बर्थ की वो तो महिलाएं ही जानती हैं। सबसे दुनिया का सबसे भीषण पेन होगा। सो हैट्स ऑफ टू द लेडीज हु हैव केप्ट द ह्यूमन सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन गोइंग, because only women can give birth. So for every man and a woman, or rather a boy and a girl, the woman will have to give birth to 2 kids if the size of that civilization has to remain where it is. प्रकृति में हर 100 लड़कियों पर 105 लड़के पैदा होते हैं, ये नेचुरल लॉ है। तो हर महिला को कम से कम 2 बच्चों को तो जन्म देना ही पड़ेगा, क्योंकि 105 और 100 यानी प्रत्येक 205 इंसानों पर एक महिला या महिलाओं के द्वारा वो बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। सो फॉर एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, नेचुरल लॉ ऑफ 105:100, सो 205 फॉर 100 गर्ल। समझ गए? तो इसको राउंड ऑफ हम करें, अगर एक्सीडेंट्स, बीमारी इत्यादि से मौतों को लें तो 210। तो 100 महिलाओं द्वारा 210 बच्चों को जन्म देना, डिवाइड कीजिए, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1। तो इसका अर्थ क्या हुआ? व्हाट डज इट रियली मीन? In any society, if the average number of children born to a single woman is 2.1, then the society is neither growing nor shrinking. Broadly, सिविल वॉर वगैरह में स्थिति अलग हो जाती है, वहां पे तो आपको TFR बहुत चाहिए तब सोसाइटी स्टेबल रहती है। वी आर टॉकिंग ऑफ नॉर्मल पीसफुल सोसाइटी। ये फंडा समझ में आ गया? तो बेसिक आइडिया है, इफ इट गोज बिलो 2.1 तो धीरे धीरे आपका नंबर कम होगा, और हर वुमन पर उसी सिविलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए 3, 4, 5, 6, 7 बच्चे पैदा करने का दबाव बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर।
Thus, the smaller base of German workers has to support a growing number of retirees. अब ये दूसरी बड़ी समस्या, तो आपके पास युवा हो गए कम, युवा यानी वो जो कमा के टैक्स भरेंगे, रिटायर्ड लोग वो जो सोशल सर्विस लेंगे, which can be a challenge. Germany is struggling to produce more from the same amount of resources. ये है टोटल फर्टिलिटी रेट दुनिया के कुछ अमीर देशों का। रिप्लेसमेंट रेट पर अभी हमने एक अखिल भारतीय भाषण दिया था, सुना आपने? कितना अच्छा भाषण देते हैं हम। 2.1 दिख रहा है वो लाल डैश लाइन, इफ यू कैन सी द रेड डैश लाइन, दैट्स द रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट फॉर एनी ह्यूमन सोसाइटी। सो द यूएस इज नाउ फर्मली बिलो इट, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे ऑल आर बिलो इट, एंड जर्मनी इज वेरी वेरी मच बिलो इट। तो ये सारे समाज वक्त के साथ सिकुड़ जाएंगे। हालांकि अमेरिका में क्योंकि इमिग्रेशन बहुत होता है तो वो एक बार फिर भी चीजों को संभाल लेगा। जापान इज नॉट वेरी ओपन टू इमिग्रेशन, जर्मनी ऑल्सो नाउ इज वेरी स्केर्ड आफ्टर द यूरोपियन इमिग्रेशन क्राइसिस। तो ये समाज आज से 100 साल बाद क्या एग्जिस्ट करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। अ कॉन्ट्रेरियन सक्सेस, कॉन्ट्रेरियन है नॉर्मल लॉजिक से उल्टी। इफ रोबोट्स आर अ बिग थ्रेट्स टू जॉब्स एंड वेजेस, German workers should be suffering. Instead, their wages have been steadily growing and employment has risen. What is the secret of German success? जापान और जर्मनी में अमेरिका की ही तरह the use of robots in factories is very very intense. उसके बावजूद जर्मनी में वर्कर्स के लिए यानी कर्मचारियों के लिए नौकरियों में मिलने वाली सैलरीज बढ़ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। एक बात ध्यान रखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं, एंड द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेदर वी आर इनफॉर्मल एंड हेंस फॉर्मल सेक्टर जॉब्स आर नॉट गेटिंग क्रिएटेड और वेदर इट इज द रिवर्स दैट देयर आरंट इन अ फॉर्मल सेक्टर जॉब्स, हेंस इंडियाज इनफॉर्मल इकोनॉमी सो लार्ज। ये अभी तक कोई एस्टेब्लिश नहीं कर पाया और नहीं कभी कर पाएगा। लेकिन भारत में बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी अधिकतर आबादी इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम कर रही है। आइए अब नजर डालते हैं यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स पर। तो आपको दिख रहा है यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम ने तो टाटा बाय बाय कर दिया है, वो चला जाएगा तो EU 28 घट के हो जाएगा EU 27। पर बड़ी बात यह है दैट जर्मनी इज द बिगेस्ट इकोनॉमी। ये क्या है? ये है नॉमिनल जीडीपी, बिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ यूरोस, ये पीपीपी जीडीपी नहीं है। तो जर्मनी की वैल्यू आपको दिखेगी 3.132 ट्रिलियन यूरोज, बिकॉज 1000 बिलियन इज 1 ट्रिलियन, और माल्टा की सबसे छोटी अर्थव्यवस्था। ये समझ में आ गया आपको पूरी कहानी। दिस इज हाउ द वेरियस नेशंस इन यूरोपियन यूनियन स्टैक अप। और नीचे यूरोपियन यूनियन का कुल जीडीपी 14.8 ट्रिलियन और यूरोजोन का 10.7 ट्रिलियन। डू टेल अस इन द कमेंट्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड यूरोजोन। Also tell us the difference between EU 28 and EU 27। आनंद आ रहा है आपको इस एनालिसिस में? भारत के लिए कितने बड़े सबक हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत के पास, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। जानते हैं भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, त्रासदी क्या है? युवाओं की भरमार, जिनके लिए न हमारे पास सही शिक्षा है, न गरीब युवाओं के लिए सस्ते और अच्छे स्कूल्स हैं, न इन अच्छी पढ़ाई करने वाले कुछ युवाओं के लिए सही तरीके की ट्रेनिंग और नौकरी है, न सही तरीके का स्किल डेवलपमेंट है। तो 10, 15, 20 वर्षों तक यदि ऐसा चलता रहा, वी विल सिंपली फ्रिटर अवे अवर एंटायर डेमोग्राफिक डिविडेंड। हाँ, ये बात अलग है कि नेताएं और पॉलिटिकल पार्टीज लगातार युवा देश की घुट्टी हमको पिलाते रहते हैं, उससे कुछ भी नहीं होना है। जमीनी स्तर पर जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं आएगा भारत में, डेमोग्राफिक डिविडेंड केवल नेताओं के मुखारविंद से निकलने वाले खूबसूरत शब्द ही रहेंगे। अब मुझे तो 25 साल हो गया इसको ऑब्जर्व करते करते, उसके बाद ही ओपिनियन दे रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड एंड एन ऑब्जेक्टिव ओपिनियन। द ओपन सीक्रेट रेसिपी। जर्मनी पर वापस आ जाएं भाई, बहुत लंबी छलांग मार दी थी हमने अभी। द कंट्री हैज अ वेरी लार्ज स्टेट सेक्टर, generous welfare spending and a trade unionization rate almost twice that of the US। अमेरिका और यूरोप में बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका में ट्रेड यूनियंस की तो कमर तोड़ दी गई है, यूरोप बहुत हद तक ट्रेड यूनियंस को सम्मान देता है, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग पर बहुत ध्यान देता है। देयर हैज बीन नो मेजर वेव ऑफ डी रेगुलेटरी मैन। आपको याद है थैचर के समय थैचरिज्म आया था, बताइए व्हाट इज थैचरिज्म। रीगन के समय अमेरिका में रिगोनॉमिक्स आया था, डू टेल अस व्हाट इज रिगोनॉमिक्स। ऐसा कहा जाता है कि आज ट्रंप साहब के समय में जो भारी एंटी ग्लोबलाइजेशन लहर है, उसका कारण रहा है रिगोनॉमिक्स।
Germany also did not escape the 2007-2008 financial crisis. The instability in EU was a drag on Germany. Researchers have proposed a theory for German revival, saying it's all about exports and union. तो यदि जर्मनी भी इन सब समस्याओं से प्रताड़ित रहा तो ये इतना बड़ा देश और इतनी खूबसूरत अर्थव्यवस्था बनी कैसे? रिसर्चर्स कहते हैं एक्सपोर्ट्स और यूनियंस की वजह से. जर्मनीज एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन स्टेडीली एंड ऑल्दो इट अकाउंट फॉर लेस देन 5. ये बहुत खतरनाक तथ्य, ध्यान से देखो. इट अकाउंट फॉर लेस देन 5% ऑफ ग्लोबल आउटपुट, यानी पूरे जीडीपी में. अब ये तथ्य कहां से आया? फिर से आपको दिखा देते हैं. वर्ल्ड जीडीपी दिख रहा है आपको, 4.54% दिखा जर्मनी का. दिस इज व्हाट वी मेंट राइट नाउ. व्हाट डिड वी से? 5% ऑफ ग्लोबल आउटपुट से कम. इट इज अबाउट 9% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट. समझ रहे हैं? तो जर्मन जीडीपी विश्व के 5% तक कम है और जर्मन एक्सपोर्ट्स विश्व के 9% हैं, विच अकाउंट फॉर 50% ऑफ जर्मनीज जीडीपी. और ये एक्सपोर्ट जर्मनी के 4.54 का आधा है. समझ गए? सो दिस इज अ स्टार्टलिंग फैक्ट. और ये तभी होगा जब आपके पास क्वालिटी होगी. भारत मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में कभी कमाल नहीं कर पाया. हम सर्विसेज एक्सपोर्ट में दुनिया के शहंशाह हैं, लेकिन इमिग्रेशन पे बैन लगने के बाद हमारे शहंशाह का ताज हमसे रोज लड़खड़ाता हुआ गिरता दिखता है. वी हैव to really focus on our domestic strengths now. Export powerhouse. Reasons for Germany became an export power. आपके मन में आएगा जर्मनी एक्सपोर्ट पावरहाउस बन कैसे गया? Wage competitiveness. Wages are set by collective bargaining at industry and regional level and not at company level. Second, unions' willingness to hold down wages to lower production costs, which allows for more export. ये है proactive और पॉजिटिव यूनियन का रोल, नॉट एन एडवर्सेरियल रोल, यदि आप समझ पाए. थर्ड, लिमिटिंग वेज गेन्स अल्टीमेटली लीड्स टू फास्टर वेज ग्रोथ. इस प्रकार जर्मनी ने पूरी तरह से राष्ट्रीय हित को आगे रखते हुए खुद को आगे बढ़ा लिया. फ्रॉम हिटलर टू अ हिट. Germans hate discussing anything about the Nazis. It is to their credit that despite the maddening Cold War, जिसमें जर्मनी पिसा था बुरी तरह से, and a deep division within their nation, East Germany, West Germany, GDR and FRG, दे फुल फॉर्म बताइएगा, ये दोनों एक्रोनिम्स के जो हमने अभी यूज किए, एब्रीविएशंस के. दे रीबिल्ट एवरीथिंग मेटिकुलसली एंड विथ हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी. द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन श्योरली लर्न इट्स लेसन्स फ्रॉम दिस लूथरन क्रिश्चियन नेशन that believes in saving for the future and investing in its skill. ये आखिरी स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है. जो लोग बोलते हैं धर्म को राज्य से बिल्कुल पृथक कर देना चाहिए, वो इन चीज़ों को बिल्कुल समझ नहीं पाते, क्योंकि इतिहास पढ़ा नहीं होता है उन्होंने, या पढ़ा भी है तो उसके सबक सही ढंग से नहीं सीखे हैं. A lot of people who have studied history properly, they know that Germany's predominant Christian influence is Lutheran Christianity. तो मार्टिन लूथर थे कौन, बताइएगा. लूथरन क्रिश्चियनिटी के प्रमुख तत्व क्या होते हैं, हमने हिंट यहीं पर दे दी है, और इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि जिस राष्ट्र में धार्मिक भावना होती है वो उसको बहुत सकारात्मकता से भी यूज कर सकता है. मैंने हमेशा माना है कि भारत में श्रीमद् भगवत गीता हर स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए. जीवन के सबसे बड़े सबक तो उसमें दिए हैं. हमने लोगों को उससे पूरी तरह दूर कर दिया तो देश आत्मा विहीन होकर रह गया, और ऐसे देश से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो सुपर पावर बनेगा. यू कैन डिसएग्री विथ मी कंप्लीटली, आई हैव नो प्रॉब्लम. दीज वर माई पर्सपेक्टिव्स, आई थॉट आई वुड शेयर. क्विज टाइम. परीक्षाएं भैया, परीक्षाएं. In which year were East Germany and West Germany reunited? पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? बहुत बढ़िया सवाल है. उत्तर है 1990. क्या आपको पता था ये उत्तर? तो इस वक्त कौन सी घटना हुई थी, हमें कमेंट्स में बताइएगा. द यूरोपियन यूनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. यूरोपीय संघ इनमें से किसका उदाहरण है? क्या लगता है आपको? हमें लगता है फ्री ट्रेड एरिया. आपको क्या लगता है? ओहो, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन. ऑल्दो पूरी तरह से पॉलिटिकल यूनियन नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ट आंसर इन 5 में से ये होगा. थर्ड, व्हाट डिड द जर्मन मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी लुडविग एरहार्ड डू टू फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ? बहुत स्पेसिफिक प्रश्न है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पर्सनैलिटी की बात हो रही है. द करेक्ट आंसर टू दिस इज एम्फसाइज फ्री मार्केट कैपिटलिज्म. इन्होंने दरअसल किया क्या था ये समझिए. लुडविग एरहार्ड ने, ही वॉज फेमस फॉर लीडिंग जर्मन पोस्ट वॉर यानी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड रिकवरी. दिस इज कॉल्ड वर्चवासवुंडर, जर्मन फॉर इकोनॉमिक मिरेकल. तो आप 4-5 जर्मन शब्द हमें जरूर बताइए. क्या आपने यह आक्तुंग सुना है? नाजीज को बड़ा मजा आता था बोलने में. क्या आपने ब्लिस्क्रीग सुना है? और आपने जर्मन कौन कौन से शब्द सुने हैं? हमें 5-6 शब्द बताइएगा और उनके अर्थ जरूर बताइएगा. इन हिज रोल as Minister of Finance,
he promoted the concept of social market economy. So Zia Markwisaft, जर्मन मुझे आती नहीं है, बहुत ही टूटा फूटा प्रयास था, गलती हो गई हो तो माफ करना, on which Germany's economic policy in the 21st century continues to be based. So this is a very, very important fact which you will do well to remember.